आज का हमारा टॉपिक है विलेयता। विलेयता क्या चीज़ होती है? निश्चित ताप पर द्रव विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। यहाँ पर जो विलायक रहेगा हमारे पास वो रहेगा केवल और केवल द्रव। ठीक है, सबसे पहले ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे, उसके बाद में गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे द्रवों की द्रवों में विलेयता। इजी सा टॉपिक है। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता को हम परिभाषित करेंगे कि हमारे पास निश्चित 100 ग्राम द्रव है, 100 ग्राम द्रव है और इसमें घुले हुए विलेय की मात्रा, घुले हुए विलेय की मात्रा निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। इस स्थिति में संतृप्त विलयन बनता है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन के बारे में आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो हम क्या करते हैं, एक गिलास में कुछ मात्रा में NaCl डालते हैं। पहले ये जो NaCl है अच्छी तरह से इस पानी के अंदर डिसोल्व होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ तक ये जो NaCl है अच्छे से डिसोल्व हो चुका है। अब अगर इसमें हम और अधिक मात्रा में NaCl मिलाएं तो एक मात्रा ऐसी आती है कि डिसोल्व होना बंद हो जाता है। इस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला हमारा है विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। देखो, हमें यहाँ पे जो विलेय लेना है, विलेय पदार्थ, वो तो लेना है ठोस। ठीक है, विलायक हमें तीनों कंडीशनों में लेना है द्रव। विलायक हमें लेना है द्रव। सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों की प्रकृति समान है, यानी कि ये भी ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलेय है, ध्रुवीय ठोस विलेय, और विलायक भी अगर ध्रुवीय विलायक है, यानी कि दोनों की प्रकृति समान होगी, दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हो गए। ठीक है, तो अगर दोनों की प्रकृति समान है तो वो आसानी से विलेय हो जाते हैं। अगर दोनों की प्रकृति असमान है, मान लो कि विलेय हो गया अध्रुवीय और विलायक हो गया ध्रुवीय, अगर इन दोनों की प्रकृति असमान है तो ये दोनों आपस में विलेय नहीं होंगे, या फिर ये जो विलेय पदार्थ है वो विलायक में घुलनशील नहीं होगा। इस नियम को हम बोलते हैं समान समान को घोलता है। इस नियम को क्या बोलते हैं? समान समान को घोलता है। अब हमारे बात आती है कि ध्रुवीय क्या होता है। अगर हम ध्रुवीय यौगिक की बात करें तो ध्रुवीय यौगिक या इन्हीं को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक नाम जुड़ते ही आपकी प्रॉब्लम शायद आधी प्रॉब्लम दूर हो गई होंगी। तो आयनिक यौगिक कौन से होते हैं जिन्हें हम आयनों में तोड़ सकते हैं? जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड है KCl, K+ और Cl-, जिनमें पहला धन विद्युतीय तत्व होता है और दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व होता है। इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक पोटेशियम का और एक क्लोरीन का। यहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है। विद्युत ऋणता, अगर मैं विद्युत ऋणता की बात कर रहा हूं तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। इनकी
विद्युत ऋणता मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरीन पोटेशियम के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्लोरीन की ओर विस्थानीकृत हो जाता है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक या ध्रुवीय यौगिक कहते हैं, और इनके मध्य जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अध्रुवीय यौगिक की, हमारे पास है अब की बार एक एग्जांपल और, मेथेन CH4, CH H और H। इसमें कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है हाइड्रोजन का। इन एक एक इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से ये वाले बॉन्ड बने हैं, ठीक है। अगर हम इसकी और KCl की तुलना करें तो इसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता है, दोनों की इक्वल है, समान है। तो इस कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के जस्ट बीच में होंगे। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन भी, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन भी और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन भी कार्बन और हाइड्रोजन के जस्ट बीच में होंगे, या फिर जो बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के मिडिल में रहेगा, किसी एक परमाणु की ओर विस्थानीकृत नहीं होगा। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, और सहसंयोजी यौगिकों का नाम होता है अध्रुवीय यौगिक, यानी कि इनमें ध्रुवणता का गुण नहीं पाया जाता है। हम विलेयता से ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक को जोड़ रहे थे, यानी कि जो ध्रुवीय विलय होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, अध्रुवीय जो विलय होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, ध्रुवीय विलय है वो अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते हैं। ये जो नियम है इस नियम को हम बोलते हैं समान समान को घोलता है। कुछ एग्जाम्पल की बात हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास NaCl KCl विलय पदार्थ हैं, जल विलायक है। तो यहाँ पर जो विलायक है इसकी प्रकृति ध्रुवीय है। यहाँ पर NaCl KCl जो है इनकी प्रकृति भी ध्रुवीय है। दोनों की समान प्रकृति है। दोनों की समान प्रकृति हम तो कह सकते हैं कि NaCl है वो जल में भी घुलेगा, KCl है वो भी जल में घुलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है, समान है। अगर हम यहीं पे बात करें बेंजीन की, तो जो बेंजीन है वो जल में अघुलनशील होगी। क्यों? क्योंकि जल तो है ध्रुवीय प्रकृति का, और जो बेंजीन है उसकी प्रकृति हमारे पास है अध्रुवीय, ठीक है। दोनों की प्रकृति असमान है तो दोनों आपस में नहीं। विलय ठोस और विलय की प्रकृति में हम क्या बता सकते हैं कि समान समान को घोलता है। नियम के आधार पर ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल मैंने दिए थे यहाँ पे NaCl और KCl है, दोनों की प्रकृति ध्रुवीय होती है, जल में आसानी के साथ घुल जाते हैं, जबकि बेंजीन या नेप्थेलिन जो होती हैं उनकी जो प्रकृति है वो अध्रुवीय होती है और जल में नहीं घुलती हैं। क्यों? क्योंकि जल की जो प्रकृति है वो ध्रुवीय होती है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं ताप का प्रभाव। नेक्स्ट हमारा है ताप का प्रभाव। जब हम विलय ठोस को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो जो साम्य है वो कैसे बनता है, देखना एक बार। हमारे पास है विलय ठोस, द्रव विलायक में मिलाते हैं तो यहां से विलीन बनता है, ठीक है। और साथ में एंथैल्पी ग्रहण भी की जा सकती है और बाहर भी निकलती है, ठीक है। जब विलय ठोस को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो विलीन बनता है, उस टाइम एंथैल्पी या ऊर्जा या तो बाहर निकलेगी या अवशोषित की जाएगी। या हम कह सकते हैं कि जब विलय ठोस को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है वो विलयन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम भी हो सकता है और ऊष्मा शोषी प्रक्रम भी हो सकता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसका मतलब है कि ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम।
ऊष्मा बाहर निकल रही है। इसका विपरीत ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ऊष्मा अवशोषित होगी। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकल रही है यानी कि डेल एच किस में आएगी, डेल एच होगी आपकी नेगेटिव। अगर डेल एच नेगेटिव है इसका मतलब कौन सा प्रक्रम है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। अगर डेल एच पॉजिटिव है इसका मतलब कौन सा प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। डेल एच नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव कौन सा प्रक्रम, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। डेल एच नेगेटिव है इसका मतलब डेल एच का जो मान है वो 0 से छोटा है या बड़ा, डेल एच नेगेटिव है 0 से छोटा है यानी कि 0 बड़ा होगा। डेल एच लेस देन 0 है तो कौन सा प्रक्रम होगा, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। अगर डेल एच पॉजिटिव है यानी कि डेल एच पॉजिटिव कब होगा, जब डेल एच का मान 0 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 0 यानी कौन सा प्रक्रम होगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ठीक है, शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो डेल एच है वो पॉजिटिव आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल, ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। जैसे कि मैं मान लो कि कोई प्रक्रम हूँ, मैं खुद कोई प्रक्रम हूँ और मेरे अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो आप उसको पॉजिटिव से नहीं ले सकते, मेरे अंदर ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, ऊष्मा की कमी हो रही है, यानी कि डेल एच किस में आएगा, नेगेटिव में। अगर डेल एच नेगेटिव में है तो इसका मतलब है ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। इसके विपरीत मान लो कि मैं ग्लूकोज ले रहा हूँ या फिर मान लो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊष्मा ले रहा हूँ, एनर्जी ले रहा हूँ, एनर्जी ले रहा हूँ तो मतलब ऊष्मा अवशोषित होगी और ऊष्मा अवशोषित होगी, ले रहा हूँ अब की बार, डेल एच किस में आएगा, प्लस में। आई थिंक ये प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जब डेल एच है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब डेल एच का मान है 0 से कम होगा, या ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम में डेल एच है वो 0 से कम होगा। ऊष्मा शोषी प्रक्रम में जो डेल एच है वो 0 से अधिक होगा या डेल एच है वो प्लस होगा। ये ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। यहीं से निकल के आता है एक नियम जिसे हम ला सौतेलिए का नियम कहते हैं, ला सौतेलिए का नियम। ला सौतेलिए का नियम समझने से पहले आप छोटी सी घरेलू बात वो देखो। आपने कैल्शियम ऑक्साइड देखा होगा, सभी ने देखा है, जिसके अंदर जब हम जल मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जब ये थोड़ी देर हवा में खुला रहता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये रिएक्शन कैसी होती है, 10th क्लास की रिएक्शन है, बता कोई ज़रूरी नहीं है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम सफ़ेदी करने के लिए घर पे सफ़ेदी करने के लिए काम में लेते हैं, जब हम उसके अंदर जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर जल मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम जल मिलाते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जो पात्र है हमारे पास वो गर्म हो जाता है। यानी कौन सी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यानी कि डेल ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसका मतलब डेल एच नेगेटिव रहेगा। डेल एच नेगेटिव का मतलब हो जाएगा ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है ना। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर हमने जल मिलाया और इस जल के अंदर क्या हो चुका है? घुल चुका है, समय स्थापित हो गया। अब हम क्या करेंगे? तापमान बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? तापमान बढ़ाएंगे। भाई ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के अंदर कम घुलेगा। क्या होगा? विलेयता क्या होगी? कम होगी। विलेयता कम हो जाएगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि यदि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान में वृद्धि की जाए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के तापमान में वृद्धि की जाए या डेल एच
लेस देन 0 के प्रक्रम में तापमान में वृद्धि की जाए तो विलेयता कम हो जाती है। इसके विपरीत ऊष्माशोषी प्रक्रम के तापमान में यदि वृद्धि की जाए तो विलेयता बढ़ जाती है। यही किसका नियम है? ला सातेलिए का नियम। इसमें एक बात चलती है गलूबर लवण की, गलूबर लवण, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। ठीक है, गलूबर लवण ताप बढ़ाने पर असामान्य व्यवहार दर्शाता है। असामान्य व्यवहार का मतलब ये हो गया कि लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, 32 डिग्री सेल्सियस तापमान तक तो इसकी विलेयता है जल के अंदर बढ़ती जाती है। विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। इससे अधिक तापमान पर, नियर अबाउट 32.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ये जो गलूबर लवण है ये क्या करता है? जल के अणुओं को त्याग देता है। ये जो क्रिस्टलन का जल है उसको क्या कर देता है? त्याग देता है। और इसकी जो विलेयता है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ये क्वेश्चन आया था एक बार 2 साल पहले आया होगा कि गलूबर लवण का ताप के प्रभाव को समझिए या गलूबर लवण पर ताप के प्रभाव को समझिए। तो इसमें क्या बताना था कि जो गलूबर लवण होता है उसकी 32.4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी जो विलेयता जल में बढ़ती है। इससे अधिक तापमान पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है और विलेयता कम होने। ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले हमने 3 कारक पढ़े हैं, विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। इसमें बात आ जाएगी ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलायकों में। ताप का प्रभाव, ला सातेली का नियम आ जाएगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान में वृद्धि करेंगे तो विलेयता बढ़ेगी। ऊष्माशोषी प्रक्रम के तापमान में अगर वृद्धि करेंगे तो विलेयता कम होगी। दाब का प्रभाव, ठोसों द्रव्यों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि जो ठोस होते हैं प्रेशर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा चलेगा गैसों की द्रव्यों में विलेयता। इसमें एक नाम आता है अवशोषण गुणांक का। हमारे पास यहां पर है द्रव्य विलायक। गैस को हम मापते हैं लीटर या मिलीलीटर में, यानी किसका लिया जाता है? आयतन। ठीक है, तो इसकी हम एक इकाई ले लेते हैं। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये द्रव्य विलायक है। इस द्रव्य विलायक में गैस घुली हुई है, पूरे द्रव्य विलायक में गैस घुली हुई है। तो ये वाला जो भाग है, इस भाग में यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी गैस घुली हुई है उस विलेय गैस की मात्रा को हम क्या कहते हैं? अवशोषण गुणांक। या हम क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जलीय आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। भाई विलेयता ही है, इसको केवल और केवल अगर विलेय पदार्थ गैस है तो उसको हम क्या बोल देंगे? अवशोषण गुणांक बोल देंगे। और बात ये केवल और केवल किसकी कर रहा है? विलेयता की ही। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, जो गैसें जल के साथ आसानी से आयनिक हो जाती हैं यानी कि आयनों में टूट जाती हैं, वो गैसें जल में या द्रवों में अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे कि मान लो कि अमोनिया गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, एसेट्रा। ठीक है, दूसरा चलेगा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति सेम की सेम चलेगी। आपके विलेय ठोस है, विलायक की प्रकृति आया था ना, वो वाली बातें। यानी कि ध्रुवीय गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगी, अध्रुवीय गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगी। जैसे कि HCl है या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय प्रकृति होती है। दोनों जल के अंदर आसानी से घुल जाएंगी क्योंकि सभी की प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि जो HCl होती है या जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है जिनकी प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय। बेंजीन में अघुलनशील होंगी, ये बात हम पढ़ भी चुके हैं क्योंकि बेंजीन की प्रकृति कैसी होती है? अध्रुवीय प्रकृति। समान समान बोलता नियम लगेगा इसमें। नेक्स्ट हमारा है ताप। कोई भी विलायक है, इस विलायक में कोई गैस घुली हुई है, नीचे से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो गैस है
उन गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये देखो गैस बाहर आ रही है, गैस बाहर आ रही है तो इसका मतलब विलेयता कम हो रही है। भाई विलेयता कम हो रही तभी तो गैसें बाहर आ रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि तापमान में वृद्धि की जाती है तो तापमान में वृद्धि से गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है या कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण गैसों का विलायक से बाहर आने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और विलेयता वो कम होने लगती है। इसमें एक बात और चलती है, जितने भी ऑलमोस्ट जो गैसें होती हैं, दूसरे तरीके से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट जो गैसें होती हैं उनका जब तापमान बढ़ाया जाता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। यानी कि प्रक्रम कौन सा होता है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। हमने थोड़ी देर पहले ला सतले के नियम में पढ़ा था कि अगर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, उसके तापमान में वृद्धि की जाएगी तो विलेयता कम होगी, विलेयता कम होगी। इस चीज़ को आप यहाँ से भी जोड़ सकते हो, कणों की गतिज ऊर्जा से भी हम इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक नोट में एक बात चलती है कि सभी गैसें ऐसी नहीं होती हैं कि जिनका तापमान बढ़ाएंगे तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। कुछ गैसें ऐसी भी होती हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर उस ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती है बल्कि अवशोषित होती है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं, अगर हम इसका तापमान बढ़ाएंगे या जब हम इन गैसों का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्रक्रम है ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। अब हमें पता है कि अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम का तापमान बढ़ाया जा रहा है तो विलेयता क्या होगी? अधिक होगी, विलेयता अधिक होगी। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लें कि हाइड्रोजन H2 हीलियम He पर ताप के प्रभाव को समझाइए, तो हम बता देंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो प्रक्रम होता है ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। और हम जानते हैं कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम में अगर तापमान में वृद्धि की जाती है तो विलेयता बढ़ती है। किस नियम के अनुसार? ला सतले के नियम के आधार। गैस की प्रकृति हो गई, विलाय की प्रकृति हो गई, ताप का प्रभाव हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव जिसके अंदर चलता है हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। देखो, हेनरी का नियम पढ़ने से पहले मैं छोटी सी बात बता देता हूं। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक प्रक्रम है, इस प्रक्रम में पहले तो द्रव विलायक गोला भरा हुआ है और इस द्रव विलायक में कोई भी गैस है वो भरी हुई है, ठीक है। ऊपर इसके पिस्टन लगाए गए हैं, ओके। दाब के प्रभाव की बात करें तो हम पिस्टन के बारे में, दाब के प्रभाव की बात करेंगे तो हम पिस्टन के बारे में सोचते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम तापमान स्थिर रखते हैं, तापमान नियत रखते हैं, ओके। तापमान नियत रखकर हम इस पिस्टन को ऊपर से दबाते हैं, यानी कि दाब को बढ़ाते हैं। अगर हम दाब को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से जो गैस, ये जो गैस के कण हैं, ये गैस के कण इस विलायक में कम होंगे या अधिक होंगे, या फिर ये जो गैसों के कण हैं उनकी विलेयता अधिक होगी या कम होगी। अब साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम ऊपर से दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता भी बढ़ जाती है। यही हेनरी का नियम है। निश्चित तापमान पर गैस की विलेयता दाब P के समानुपाती होती है। ये किसका नियम है? हेनरी का नियम। विलेयता को मान लो कि हम दर्शा रहे हैं m से। ये जो गैस की विलेयता है दाब P के समानुपाती होती है, यानी कि m समानुपाती P। अगर P बढ़ेगा तो m भी बढ़ेगा। मान लो कि P 4 है, m 6 है। अगर P 8 हो गया तो m कितना हो जाएगा? 12। P 12 हो गया तो m कितना हो जाएगा? 18। सभी समानुपाती में चल रहे हैं। यहां से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, k। तो k का जो मान रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। देखो नियत कैसे रहेगा? यहां से अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा और उस स्थिरांक का मान क्या होगा? बराबर करेंगे
k इंटू 4 हो गया, तो 6 इज इक्वल टू k इंटू 4 है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/4, एक नंबर। सेकंड में अगर हम चलें, यहाँ पे भी हम k मान लें, तो हमारे पास है 12 इज इक्वल टू k इंटू 8, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/8, कैंसिल किया तो 6/4, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करें, 18 12 है, 18 इक्वल करेंगे तो k स्थिरांक जो हमारा चल रहा है 12 हो गया, k इक्वल अगर हम करेंगे तो 18/12, कहने का मतलब होगा इसको कैंसिल करेंगे तो 3 छक्का 18, 3 चौक 12, 6/4 दोबारा आ गया, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो k का जो मान है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ये मतलब होता है समानुपाती का नियत का, ठीक है।